हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल अनिल स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लेकर आए हैं घटना चक्र जो सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन होता है उसका मैं 1990 से लेकर 2023 तक के प्रश्न में जितना पूछा गया है पीसीएस का सवाल उस सब के सब हम लेकर आए हैं। और देखिएगा, इसका डिस्कशन के साथ में सवाल लेकर आए हैं हम। तो चलिए आपको वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपकी रिक्वेस्ट है थोड़ा कि वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिएगा जितना ही घटना चक्र का जो हिस्ट्री का है टॉपिक, मैं जितना सवाल पूछा हुआ अभी तक परीक्षा में सबके लेकर आऊँगा। डेली एक चैप्टर लेकर आऊँगा, उसको वीडियो डाल दूंगा इस पर, तो आप लोग देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो मेरा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, क्या थे? एक क्या थे? तो भूगर्भिक वैज्ञानिक थे, पुरातात्विक थे, तो क्या थे? इसका हो जाएगा आपका आंसर दोनों हो जाएगा, यानी कि ए और सी, यानी कि ए और सी आपका आंसर हो जाएगा। दोनों हो ए और बी दोनों होगा। देखिए, इसका डिस्कशन भी देखिए, इसका डिस्कशन के साथ हम लेकर आए हैं सब पूरा सवाल। यहाँ कह रहा है कि इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भिक वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से समृद्ध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों ही सही होते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो भूगर्भिक वैज्ञानिक और पुरातात्विक दोनों थे। आगे चल रहे हैं 2 नंबर। कह रहा है इसमें कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो किसने किया था? देखिए, थॉमसन दिया है, लुवास ने दिया है, टेलर ने और चाइल्ड ने। देखिए, इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, थॉमसन ने किया था। अब चलिए इसका हम दिखाते हैं इसका डिस्कशन में। देखिएगा, इसको कह रहे हैं कि डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 ईस्वी और 1820 ईस्वी में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनेसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। आगे चलते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में आपको कह रहा है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन के सबसे पहले कहाँ हुआ था ये उसको बताना है। तो निचली पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी पूर्व पाषाण काल में और मध्य पाषाण काल में। इसका दिखाते हैं। देखिए, यूपीपीसीएस मेंस 2006 में पूछा हुआ सवाल है। आगे आपको चलते हैं, देखिएगा, इसको दिखाते हैं। आंसर इसका क्या होगा? तो डी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अब इसका डिस्कशन देखते हैं हम। ठीक है, देखिए, कह रहा है डिस्कशन में कि मध्य पाषाण काल के अंतिम चरणों में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश तथा बगौर, भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। आगे चलते हैं हम 4 नंबर दिखाते हैं। इसमें कह रहा है कि मध्य पाषाणीन प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वो स्थान कहाँ है? ठीक, वो स्थान है। तो ये आपका हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा आपके, यानी कि आदमगढ़ में है। अभी आप इसका डिस्कशन देखें। आगे चलते हैं फिर। देखिए, फिर पूछा है कब? तो यूपीपीसीएस स्पेशल जो प्री हुआ था 2008 में, ये आपका पूछा हुआ था सवाल। अब हम दिखा रहे हैं आपको 5 नंबर। 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, ये कह रहा है कि चोपनी मांडो से, काकोरिया से, महदहा से और सराय नराहर से। तो यहाँ देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो 5 का आपका आंसर हो जाएगा सी और डी, दोनों से मिला हुआ है। सी और डी आपका आंसर हो जाएगा। इसका डिस्कशन में देखिए, कह रहा है कि मध्य पाषाणकालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित हैं, से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बुचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा था। बुचड़खाना इस संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हुए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी और डी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ए और बी दोनों हो जाएगा। फिर से रिपीट हो गया है। देखिए, यह होगा यूपीआरओ मेंस 2013 में आ गया। फिर 2006, 2008, 2013 लगातार ये सवाल पूछ रहा है, देख रहे हैं। आगे फिर कह रहा है 7 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित मध्य पाषाणीन स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
देखिए इसका कह रहा है कि पैसरा, लेखिया, बीरभानपुर, महदहा, इसको कहाँ से करना है तो पश्चिम से पूरब की ओर इसको सेटिंग करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि पहले आपका क्या होगा तो महदहा होगा, फिर आपका लेखिया होगा, फिर एक पैसरा और फिर 3 में हो जाएगा बीरभानपुर, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ये आपका देखिए कह रहा है कि भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में मध्य पाषाण कालीन स्थल है महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, लेखहिया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, पैसरा बिहार एवं बीरभानपुर पश्चिम बंगाल। ये कहा है तो पश्चिम से पूर्व है। आगे कह रहा है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो कहाँ से निकला है तो ये आपका हो जाएगा दमा से निकले, यानी कि बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसका कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय महदहा तथा दमदमा का उल्लेख हुआ है, उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। आगे चलते हैं हम। कह खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो खदानों की कृषि सर्व कहाँ से हुई थी तो नवपाषाण काल में हुई थी। ठीक है, खदानों का उत्खनन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। आगे हम देखते हैं आपका कह रहा है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 10 का आप आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर आंसर होगा, यानी कि कहाँ से तो नर्मदा घाटी से हुआ है। इसका डिस्कशन देखिए, कह रहा है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी की अवस्थित हथनौरा सीहोर मध्य प्रदेश नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 ईस्वी में की गई थी। आगे कह रहा है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुई है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी नर्मदा घाटी से प्राप्त हुई है। 11 के आपका हो जाएगा सी। फिर इसका रिपीट आगे सवाल देखिए आ रहा है कि छठी बीपीएससी री एग्जाम 2020 में आया था। आगे कह रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था, तो बता दें कि सबसे पहले जो मानव ने अनाज के प्रयुक्त किया था वो आपका हो जाएगा 12 के सी नंबर, यानी कि जौ को किया था। ये आपको आया था यूपीपीसीएस प्री 1997 में, इसका सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका देखते हैं, कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये कहाँ से हुआ है तो लहुरा देव से हुआ है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। कह रहा है कि देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है उपरोक्त संदर्भ में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर मेहरगढ़ होगा। आगे कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसमें लहुरा देव नहीं है तो इसका आंसर क्या मारेंगे मेहरगढ़ मारेंगे, यानी कि डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसमें हम क्या मारेंगे मेहरगढ़ मारेंगे। ये थोड़ा पुराना सवाल है, देख लिए यूपीपीसीएस मैथ्स 2007 की सवाल है। आगे कह रहे हैं इसमें कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो इसमें भी क्या मारेंगे हम, देखिए इसमें भी लहुरा देव नहीं है तो इसका भी मारेंगे मेहरगढ़। ये देखिए ये भी हो जाएगा आपका क्या चीज़, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2017 के सवाल है ये। आगे कह रहे हैं कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 17 का हो जाएगा डी नंबर, यानी कि मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। देखिए 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में सवाल पूछा हुआ है। आगे कह रहे हैं
18 कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। कहता है कि इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम साक्ष्य कृषि के गन्ना प्राचीनतम साक्ष्य कृषि अन्न जौ और धान है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सी नंबर होगा। एक और दोनों क्या है मेरा सही है। ठीक है, इसका देखते हैं डिस्कशन। कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल से ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का धनी रहा है। ध्यान तब है कि प्रदेश की बेलन नदी घाटी क्षेत्र में स्थित कोहिलडीवा को लंबे समय तक विश्व में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता रहा है। इसी तरह वर्तमान में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करने वाला लहुरा देवी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का ही भाग है। अतः कथन एक सही है। आगे कह रहा है इसमें कि उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित स्थलों से प्राप्त प्राचीनतम कृषि अन्य जौ एवं धान के साक्ष्य महगड्डा एवं धान के साक्ष्य कोल्डिवा से प्राप्त हुआ है। आगे कह रहा है आपका उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, यानी कि मेहरगढ़ हो जाएगा। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि लगभग 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व है। जबकि किले गुल मुहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व एवं 35 ईसा पूर्व है। अतः विकल्प डी सही उत्तर होगा। आगे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बगौर से मिले हैं। कह रहा है कि मध्य पाषाण काल में से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बगौर से मिलते हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। लिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा ताम्र पाषाण युग। ये 44वें बीपीएससी प्री 2000 ईस्वी में हुआ था, उसमें परीक्षा में पूछा हुआ था। कह रहा है कि ताम्र पाषाण युगीन को कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। आगे कह रहा है आपका आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृद भांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। इसका देखिए ऑप्शन दिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा कि 1, 2 और 3, ये तीनों मेरा कहाँ है, सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है। आगे कह रहा है कि निम्न में से किस पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये आपका हो जाएगा मेहरगढ़, यानी कि बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पूरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे कह रहा है आपका कि नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था। तो ये आपका हो जाएगा आंसर HD सांकलिया ने किया था। HD सांकलिया ने किया था। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल प्री 2009 में परीक्षा में पूछा हुआ था। आगे कह रहा है कि नौदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन डेक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD सांकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक स्थल है, जिसकी तिथि लगभग ईसा पूर्व 1500 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। आगे कह रहे हैं कि नौदा टोली किस राज्य में स्थित है। ये आपको बता दें कि नौदा टोली आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि 25 के डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आगे 20 नंबर कह रहे हैं कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान कीजिए। इसमें दिया है कहा कि सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में इसको चिन्हित किया गया है। आगे इसका देखिए कह रहा है कि नौ पाषाण योगिन दक्षिण भारत में शवों को
विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, बृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता था। इसके विभिन्न प्रकार है, जैसे कि सीरट समाधि, पीट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराए, मेहिर, ये सब के सब क्या है, समाधि के प्रकार हैं। आगे कह रहे हैं कि राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा संगन कल्लू से संबंधित है। कह रहा है कि कर्नाटक में मैसूर के पास बेलारी जनपद में स्थित संगल कल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीला प्राप्त हुए हैं। आगे कह रहे हैं भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए भीमबेटका आपको बता दें हम कि 28 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के समीप स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ महाउदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विभिन्न रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिसमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें से 500 में चित्र पाए गए हैं। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 29 के बी नंबर भीमबेटका। आगे कह रहे हैं भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में। चलिए भारत में बता रहे हैं कि भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो आपका 31 के आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि भीमबेटका से प्राप्त हुआ है, यानी कि बी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। ये हो जाएगा आपका 32 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरास्थल से पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्र के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। तो ये आपका हो जाएगा बी.एस. बांकर ने, बी.एस. का हो जाएगा तो बांकर ने खोजा था। नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आगे चला है कि इसका डिस्कशन देख लीजिएगा कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 ईस्वी में बी.एस. बांगकर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया है। अगर भीमबेटका को किसने खोजा, तो भीमबेटका को किसने खोजा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, डॉक्टर विष्णु बांगकर ने खोजा था। भीमबेटका की खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर बांगकर ने की थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विष्णु श्रीधर के स्थान पर विष्णुधर दिया है, अतः इसका विकल्प निकटतम उत्तर विकल्प सी होगा। आगे कह रहा है 34 नंबर कि गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। कहाँ हुआ था, तो 1 नंबर हो जाएगा हस्तिनापुर में। इसका चलते हैं। कह रहा है कि गंगा जमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गैरिक मृदभांड OCP कहा गया। इस मृदभांड परंपरा के पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रारंभ में आए थे। वर्ष 1950 से 52 के दौरान हस्तिनापुर नामक पुरास्थल की खुदाई बीबी लाल के निर्देशन में हुई थी। आगे कह रहा है कि ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो इसका आपका आंसर देखिए कह रहा है उत्तर से दक्षिण की ओर। आगे देखिए क्या कह रहा है, पूरब से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर और पश्चिम से पूरब की ओर। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 ही नंबर होगा, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, देखिए कह रहा है कि महाराष्ट्र के ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के गेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण से में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हंडिया और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा बुर्ज होम से मिला हुआ है। ये आपको बता दें इसका कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट स्थित बुर्ज होम में नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है।
गर्तवास गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो एक नंबर हो जाएगा बुर्ज होम से मिला हुआ है। आगे कर रहे हैं गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से हुआ है? तो बुर्ज होम से आपको मिला हुआ है। नंबर 39 में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ऐतिहासिक स्थल और ख्याति के नगर। कहते उपयुक्त में से कौन कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? अब देखिए इसको चेक करना है कि कौन सुमेलित है। कहते बुर्ज होम शैलकृत देव मंदिर है, चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला है, गणेश्वर ताम्र कलाकृति है। देखिए इसका जो आंसर मेरा हो जाएगा तो 39 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 2 और 3 मेरा सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि बुर्ज होम नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पुरास्थल से गर्तवास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल घाट में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है जो विद्याधारी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई अवधारण प्राप्त हुए हैं जो तत्कालिक शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। आगे कहते हैं गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाण पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल से दोहरी पेंचदार सिरे वाली ताम्र बाणग्रह मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार विकल्प डी मेरा उसमें के सही हो जाएगा। आगे कह रहे हैं कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ना कि लेखिया से मिले हुए हैं। कह रहा है कि डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणकालीन लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हुई है। आगे कर रहे हैं 41 नंबर, कह रहे हैं कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे के कारण कहा गया है। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। अब देखिए नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए इसका जो मेरा हो जाएगा 41 वाला में, इसका देखिए कह रहा है ना कि कौन, इसका मतलब कि आर ए और आर दोनों सही है, मतलब कि जिसका कथन है वो आर में क्या सही है कारण उसका, तो ये आपका हो जाएगा का चीज़, तो इसका आंसर आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है करता है, आपका हो जाएगा 41 के 1 नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे कर रहे हैं 42 नंबर कहता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो ये आपका हो जाएगा आपका 42 नंबर का आपका हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा संस्कृति का आपका 42 हो जाएगा आंसर। आगे कह रहा है देखिए कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का अधीन एक विभाग है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ये आपका हो जाएगा 1 नंबर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। कह रहा है कि अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से लेकर 1893 ईस्वी को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाएगा 44 और 44 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर में, यानी कि भोपाल में है। कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन है। ये आपका है लास्ट वाला सवाल है 45 में कह रहा है कि मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा 1 नंबर भोपाल में है।